आज देखने वाले हैं इन्फ्लेमेशन क्या होती है, वैक्सीनेशन क्या होती है और इम्यूनाइजेशन क्या होती है। इसके अंदर भी सब टॉपिक्स है, काफ़ी कुछ उन पे भी बात करेंगे। नमस्कार, अमित बात कर रहा हूँ। चैप्टर 13 व्हाई डू वी फॉलो का ये लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक देखो क्या है, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। देखो समझेंगे, इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारे कौन-कौन से ऑर्गन वो अफेक्ट हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के कारण। समझ में आ रहा है? किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के कारण कौन-कौन से ऑर्गन या कौन-सा टिश्यू बर्बाद हो रहा है और इस बर्बाद होने के पीछे कारण क्या है? तो कारण को ही बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, जिसको हम लोग जिसका दूसरा नाम साइंस भी है। आपको पता है ना, SIGNS साइंस। हमने एक लेक्चर किया था, उसमें साइंस और सिम्पटम का अंतर देखा था। तो मैंने क्या बताया था, साइंस क्या होती है, जैसे मान लो किसी को कोविड अगर हो गया है। कोविड होना मतलब क्या कि उसके बॉडी में कोरोना वायरस एंटर कर गया है और वो कोरोना वायरस क्या करेगा कि उसके लंग्स को जाके अटैक करेगा, उसको बर्बाद करना शुरू कर देगा। तो कोरोना वायरस का एंटर करना और वो लंग्स को जाके अटैक करना, उसको खराब करना, ये तो है साइन। ये साइन है। लेकिन और इस साइन से क्या हो सकता है कि आप देखो कि उस पर्सन जो है काफी छींकने लगा है, खांसने लगा है, उसकी बुखार बढ़ गई है बहुत तेज, का शरीर कमजोर पड़ गया है, बेड पे पड़ा हुआ है। ये सब तो सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अभी हमें क्या है कि साइंस के ऊपर बात करने को है। चलो देखते हैं। तो अलग अलग डिजीज आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे टाइफॉइड दिया गया है, सारे आपके एनसीईआरटी से ही दे रखे हैं मैंने। तो पहला आप देख रहे हो टाइफॉइड। आपको पता है टाइफॉइड क्या होता है? एक हमारी वाटर बॉर्न डिजीज है जो कि सैल्मोनेला टाइफाई नाम की एक बैक्टीरिया से होती है। तो देखो टाइफाइड जिसको होता है, उसमें जो बैक्टीरिया आ रहा है सैल्मोनेला टाइफाई, वो आ कहाँ से रहा है? तो हम एंट्री पॉइंट की बात करें कि आपके शरीर में कहाँ से आ रहा है वो, तो माउथ से आ रहा है। आपने गंदा पानी पी लिया या मान लो कोई कंटेमिनेटेड खाना खा लिया जिसमें ये वायरस बैक्टीरिया था, तो आपके अंदर वो आ गया मुंह के थ्रू। और देखो साइट ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं तो आपके कौन सा बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है? तो आप देख रहे हो गट की लाइनिंग को खराब करता है ये। गट की लाइनिंग में इन्फेक्शन करा है। बोलो गट क्या होता है? बेसिकली आपका स्टमक जो होता है ना, स्टमक इंटेस्टाइन, इन सबको गट बोलते हैं। तो इनकी जो लाइनिंग होती है, बेसिकली इनका जो अंदर का जो होता है ना लाइनिंग, इनर लाइनिंग, उसको खराब कर रहा होता है, कोरोड कर रहा होता है। समझ रहे हो आप? और तो और देखो सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स क्या क्या है, सिम्टम्स मतलब क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो जिस बंदे को टाइफाइड होगा, देखो कि उसको कंटिन्यूअसली जो है कुछ दिन तक बहुत तेज हाई फीवर बुखार हो गया है। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस, है ना। ट्यूबरक्यूलोसिस एक हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज है, एक लंग की बीमारी है। और ये क्यों होता है? एक बैक्टीरिया के कारण जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। जिस बैक्टीरिया से होता है मैंने उसका नाम बताया। अब वो बैक्टीरिया कहाँ से आ सकता है हमारे अंदर? तो वो नोज के थ्रू आ सकता है। जिस मैंने बताया कि एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, मतलब क्या कि आपने जो है ये बेसिकली कोई गंदा जो है हवा, अपने आप ऐसे एनवायरनमेंट में थे जहां पे आपने क्या किया कि उस बैक्टीरिया को इनहेल कर लिया। कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को। तो आपके नोज के थ्रू अंदर आ गया वो। और फिर क्या करेगा? आपके बॉडी के अंदर जाने के बाद आपके लंग्स को खराब करेगा, आपके फेफड़े जो होते हैं उसको जाके अटैक करेगा, उसको बर्बाद करना शुरू कर देगा। और अगर सिम्टम्स की बात करें कि जिसको टीबी हुआ है, बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस टीबी ही तो है, जिसको टीबी हुआ है उसके क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण है? देखो, ब्रेथलेसनेस होगा उसको, मतलब सांस लेने में काफी दिक्कत होगा, सांस फूलेगा उसका। और कफ कफ दिया हुआ है। कफ मतलब क्या कि आपको जो बहुत तेज जो है खांसोगे, आपकी कफ वगैरह भी होने लगेगी। समझ रहे हो? आगे देखते हैं। अब मलेरिया पे बात करते हैं। आपको पता है मलेरिया जो है, ये बेसिकली क्यों होता है? मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है। कौन सा मच्छर? आपको पता है कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से मलेरिया होता है। और जब वो मॉस्किटो जब किसी को काटती है तो क्या करती है, एक प्रोटोजोआ जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम, वो हमारे बॉडी में छोड़ देता है। समझ में आ रहा है? वो हमारे बॉडी में जो रिलीज कर देता है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं बोल सकता हूँ कि जो प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया जो है, जो हमारे बॉडी में आ रहा है, जब मच्छर काट रही है, तो कहाँ से आ रहा है? स्किन से ही आ रहा है। मच्छर ने अपना जो उसकी बेसिकली डंग जो होती है, जो स्टिंग, वो आपके स्किन स्किन के थ्रू तो डाल रहा है ना, वहीं से फिर ब्लड को सक कर रहा होता है। तो स्किन के थ्रू जो है ये आपकी प्रोटोजोआ जो आपके अंदर आ रहा है। समझ में आ रहा है? और वो अंदर आने के बाद कर क्या रहा है? अंदर आने के बाद क्या करता है? आपके लीवर सेल्स को, जो आपकी लीवर होती है, जो आपका आरबीसी, राइट, जो खून के अंदर जो सेल्स होता है, रेड ब्लड सेल, उनको जाके फिर वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। सिम्टम्स के ऊपर बात करते हैं कि क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे आपको। तो जिसको मलेरिया होगा उसको क्या है कि कुछ दिनों तक बहुत तेज हाई फीवर होगा उसको, है ना। उसकी बॉडी जो है बहुत, उसकी बॉडी कमजोर हो जाएगी, बॉडी पेन करेगी, उसका हड्डी पेन करेगा, उसका आंख दर्द करेगा। ये सब कुछ सिम्टम्स है मलेरिया के। आगे बढ़ते हैं। एक और हमारा डिजीज यहाँ पर दिया हुआ है, जापानीज एंसीफिलिटिस। जापानीज, ये जो जापानीज एंसीफिलिटिस आप देख रहे हो, इसका एक और नाम है, इसको हम लोग जो है ना ब्रेन फीवर भी कहते हैं। इसको ब्रेन फीवर भी कहते हैं। ऐसा इसीलिए चूंकि, देखो ऐसा इसीलिए चूंकि इसमें इसके थ्रू जो पैथोजन आ रहा है, इसके थ्रू जो भी पैथोजन हमारे अंदर आता है ना, वो क्या करता है? हमारे ब्रेन को अटैक करता है। ब्रेन, जिसको हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं हमारे बॉडी का, तो ब्रेन को अटैक करता है। और अटैक करने से क्या होता है? हमको बहुत तेज फीवर होता है। बुखार के साथ और भी चीजें होती है। तो चूंकि हमको बहुत तेज फीवर होता है, हमारे ब्रेन को अटैक कर रहा है, इसलिए इसका एक और नाम दिया गया है, ब्रेन फीवर, इस डिजीज का नाम है। ठीक है। अब देखो, जापानीज एंसीफिलाइटिस हमारे स्किन के थ्रू आता है। बेसिकली ये भी जो है ना एक मच्छर के काटने से ही फैलता है। ये भी एक मॉस्किटो के काटने से ही फैलता है। मॉस्किटो के अलग अलग ब्रीड होते हैं भैया, अलग अलग वैरायटी का मॉस्किटो होता है। तो अब देखो उससे कारण क्या हुआ, सिम्टम्स की बात करें तो हमको जो है बहुत तेज
सर दर्द हो सकता है, हमको जो उल्टी आने लगती है, वॉमिटिंग होता है, अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस मतलब क्या, ये हमको जो है सर चकराने लगता है ना, हमको मतलब अपने कॉन्शियस में नहीं रहते हैं, कि जैसे हम लोग जो है कहीं पे गिर गए, चलते चलते गिर गए, चलते चलते सो गए, तो अनकॉन्शियसनेस हो जाता है, हमें समझ में आ रहा है, हमारा सर घूमने लगता है। और देखो एड्स की बात करते हैं, तो एड्स का आपको पता है कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ज्यादातर फैलती है ना। ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैल सकती है, एक प्रेग्नेंट वुमेन से उसके बच्चे को फैल सकती है। अगर हम एक कॉमन निडल को शेयर करें, कॉमन निडल शेयर करें, सब मैंने पहले बात कर रखा है लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर, इसके ऊपर जो इसके पहले जो लेक्चर किया था वो देख के आप आ जाना। तो एड्स वगैरह इन तरीके से फैल सकती है। और जो एड्स फैलता है, एड्स बीमारी, वो किस वायरस से फैलता है, तो उसका नाम है HIV वायरस, है ना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस उस वायरस का नाम है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, जो एड्स है उसका एंट्री पॉइंट क्या है, हमारे बॉडी के अंदर कैसे आ रहा है, एक तो सेक्स ऑर्गन से, जब भी, है ना, इंटरकोर्स हो रहा होता है दो पार्टनर के बीच में, मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर जब इंटरकोर्स कर रहे हो, तो उस समय क्या है कि उनके सेक्स ऑर्गन के थ्रू क्या है, हमारे HIV आ जाती है अंदर, समझ रहे हो। तो एक तो सेक्स ऑर्गन हो गया, दूसरा हमारा स्किन हो गया, है ना, जैसे मैंने बताया कि जो नीडल होता है, मान लो कि कॉमन नीडल यूज हो रहा है, कि एक इन्फेक्टेड पर्सन में से जो है उसको इंजेक्ट किया गया दवाई, एक पर्टिकुलर इंजेक्शन से एक इन्फेक्टेड पर्सन को इंजेक्ट किया गया, और वही सेम इंजेक्शन, वही सेम नीडल यूज किया गया एक हेल्दी पर्सन को इंजेक्ट करने के लिए मेडिसिन। तो चूंकि कॉमन नीडल की शेयरिंग हो रही है, तो इन्फेक्टेड पर्सन से अगर उसको एड्स होगा, तो उसका HIV वायरस जो है, चूंकि उसका खून इसमें लगा रहेगा, तो उसके थ्रू क्या है कि इसके अंदर चला जाएगा, हेल्दी हेल्दी पर्सन की बॉडी में चला जाएगा, समझ रहे हो। तो ये था स्किन। अब देखो यहाँ पे अगर बात करिए अफेक्ट कहाँ करता है, तो ये बेसिकली आपके लिम्फ वेसल्स को अटैक करता है। अब बोलोगे लिम्फ वेसल्स क्या होते हैं, जैसे हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा ब्लड आता है ना, कि ब्लड एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो क्या करता है कि खाने को, हार्मोन्स को, है ना, ऑक्सीजन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाता है हर एक जगह। उस तरीके से लिम्फ वेसल्स क्या है, हमारी एक पूरा नेटवर्क है, लिम्फ वेसल जो कि पूरे हमारे बॉडी में होता है। इसमें से लिम्फ फ्लूइड एक होता है, वो फ्लो करता है। और ये लिम्फ फ्लूइड क्या करता है ना, कि आपके बॉडी में मान लो अगर एक्सेस, जिसके ऊपर इसके ऊपर ज्यादा बात करने को नहीं, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, आपके बॉडी में अगर मान लो एक्सेस फ्लूइड बन गया, एक्सेस फ्लूइड बन गया, तो वहां से उस फ्लूइड को कलेक्ट करके ब्लड में डालने का काम करता है लिम्फ वेसल। और तो और जो फैट होता है ना खाने में, वो फैट जो है आपके बॉडी में अलग अलग जगह ट्रांसपोर्ट करवाने हैं, तो वो भी लिम्फ वेसल के थ्रू होता है। बाकी आप खाने में जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा, जितने भी कुछ होंगे, तो वो तो ब्लड के थ्रू ही जाएंगे। लेकिन फैट जो है वो ब्लड के थ्रू नहीं जाता है, वो लिम्फ वेसल के थ्रू जाता है अलग अलग बॉडी पार्ट में, समझ में आ गया। अब देखो HIV वायरस जो आएगा आपके बॉडी के अंदर, वो वायरस कहाँ अटैक करेगा, सिम्टम्स की बात करें, तो देखो यहाँ बताया गया डिस्ट्रॉयज इम्यून सिस्टम। अब देखो आप बोलोगे सर अटैक कर रहा है लिम्फ वेसल को, इम्यून सिस्टम कहाँ से आ गया। देखो लिम्फ वेसल में ना कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं, बेसिकली आपने अगर लिम्फ वेसल्स देखा होगा, उसमें कुछ हमारे लिम्फ ऐसे 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 नोड्स होते हैं कुछ ऐसे। तो उस नोड्स में क्या होता है ना, कि नोड्स में हमारे कुछ WBC व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, WBC सेल्स होते हैं। आपको पता है कि व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं, अपने बॉडी का सोल्जर बोलते हैं, डिफेंस सिस्टम बोलते हैं। तो चूंकि व्हाइट ब्लड सेल को जाके अटैक करता है, उसको खत्म करने लगता है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमारी इम्यून सिस्टम को क्या कर रहा है, वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। बात जब मैं आपको आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इन्फ्लेमेशन क्या होता है। देखो हमारे बॉडी में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, कोई अगर बैक्टीरिया, कोई फंगी, कोई वायरस अगर आ रहा है, या हमको अगर कोई इंजरी हो गई हो, कोई चोट लग गई हो, तो किसी पैथोजन के आने के कारण या किसी इंजरी के कारण होने के कारण हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी, यही होता है हमारी बॉडी का इन्फ्लेमेशन। समझ रहे हो मैंने क्या बोला, यही होता है इन्फ्लेमेशन। अब देखो जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे आप क्या देखते हो इन्फ्लेमेशन का, अगर जैसे इंजरी की बात करें, हम लोग क्या देखते हो, जब कट, हमें भी कहीं भी कट आ जाता है, कहीं पे अगर चोट आ गया, कट आ गया, तो वहां से क्या ब्लीडिंग होती है भैया, खून निकलती है। और क्या देखते हो कि कुछ समय में ही जो है वो खून निकलना बंद हो जाता है। तो इसका मतलब क्या कि वहां पे हो जाती है ब्लड क्लॉटिंग, इसको बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। और ब्लड क्लॉटिंग कौन करवाता है, प्लेटलेट्स, जो कि आपके खून में होते हैं। अब देखो, अब प्लेटलेट्स को ये सिग्नल किसने दिया कि अभी आपका काम है, अब जाके खून को क्लॉट करवा, तो ब्रेन ने सिग्नल भेजा इसको। अब ब्रेन ने सिग्नल कब भेजा, ब्रेन ने सिग्नल तभी भेजा जब आपको इंजरी हुई। तो आपने क्या देखा, आपको इंजरी हुई तो उसको ब्रेन ने सेंस किया, ब्रेन ने सिग्नल भेजा, है ना, प्लेटलेट्स को, फिर प्लेटलेट्स से जाके उसको क्लॉट करना शुरू किया, उसको ब्लड को वहां पे जमाना शुरू किया, ताकि क्या हमारी जो है कुछ देर में खून निकलना बंद हो जाए, इसको ब्लड क्लॉटिंग बोलते हो। तो देखो इस तरीके से हमारी बॉडी काम करती है। या मान लो हमको जैसे कोविड की बात करें ना, कोविड में क्या करते हैं, वैक्सीन वगैरह लेते थे भैया। तो वैक्सीन लेने से क्या होता था कि हमने जैसे वैक्सीन लिया, वैक्सीन कौन लेता था कोविड के टाइम में, वैक्सीन उनको दिया जाता है ताकि आपको कोविड हो ही ना, आपको कोरोना वायरस हो ही ना, इसलिए आपको वैक्सीन दिया जाता था। तो वैक्सीन देने से क्या है कि आपकी बॉडी जो है प्रिपेयर हो जाती थी, उस तरीके से आपके बॉडी में जो है एंटीबायोटिक्स बन जाते थे, ताकि क्या है कि अब अगर अगली बार अगर आपको आपके अंदर अगर कोरोना वायरस आए भी, तो आपकी बॉडी उससे लड़ सके, समझ में आ रहा है। तो आपकी बॉडी, वही हम मैंने बताया कि आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है किसी किसी पैथोजन के अगेंस्ट, या किसी इंजरी के अगेंस्ट, इसी को हम लोग इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि अब इन्फ्लेमेशन के दो इफेक्ट्स भी है। आपको लगेगा भैया सही तो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो हमारी बॉडी जो प्रोटेक्टेड है, ये तो सही ही है। लेकिन इससे कुछ इफेक्ट्स भी आप देखो, यहाँ पे दो इफेक्ट देखने को, एक है हमारा लोकल इफेक्ट और दूसरा है हमारा जनरल इफेक्ट। अब देखो
आपने कई बार देखा होगा, जैसे हमको मान लो कहीं पे अगर फुंसी हो जाती है ना? फुंसी वगैरह आपको पता है, कई बार अगर कुछ डॉट हम हमारे अंदर जो है कोई सा अगर इन्फेक्शन आ गया, फुंसी हो जाती है, उससे क्या है, कुछ दिन में वो फुंसी बड़ी हो जाती है, फूल जाती है, और लोग बोलते हैं ना कि आपका ये पक गया एरिया, आपका एरिया जो पक गया है, काफ़ी बड़ा हो गया है, और जब वो पक जाता है ना, तो वो काफ़ी पेन भी करता है। अगर आप उसको टच करोगे, काफ़ी बड़ा जब हो जाता है, तो पेन करता है, व्हाइटी-व्हाइटी सब्सटेंस जम जाते हैं आस-पास, समझ रहे हो? तो आप क्या देख रहे हो, तो वो चीज़ का फूलना, है ना? आपने क्या देखा कि वो चीज़ पहले वहाँ पे फूली हुई नहीं थी, लेकिन अब क्या है, फूल गया। तो ये वो जो फूल गया है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी बॉडी जो है, वो क्या कर रही है, रिस्पॉन्स कर रही है। किसके अगेंस्ट? पैथोजन के अगेंस्ट। आपके बॉडी में पैथोजन आया, उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, और उस रिस्पॉन्स का एक रिजल्ट है ये। उस रिस्पॉन्स का ये एक रिजल्ट है, जो कि पेन के फॉर्म में, सोलेन के फॉर्म में आपको दिख रहा है, जिसको आप लोकल इफेक्ट बोल सकते हो। समझ रहे हो? जनरल इफेक्ट की बात करें, तो कई बार लोगों को ना बहुत तेज बुखार भी आ जाता है, फीवर आ जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैक्सिमम बीमारी में क्या होता है कि मैक्सिमम डिजीज हमारी ऐसी होती है जिसमें आपको बुखार आता ही आता है। मैक्सिमम डिजीज में मतलब बुखार आना एक ये सिंबल है कि आपकी बॉडी जो है किसी पैथोजन से लड़ रही है। आपके बॉडी में कोई अगर पैथोजन आ जाए, तो उस पैथोजन से जब हमारी लड़ रही होती है, आपकी बॉडी की जो डिफेंस सिस्टम होती है, डब्ल्यूबीसी सेल्स जब लड़ रहे होते हैं, तो लड़ते वक्त क्या है कि वो अपना कुछ रिजल्ट भी दिखाएंगे भैया। तो वो रिजल्ट क्या होता है कि आपको बुखार आता है। तो बुखार आने से हमको लगता है कि अच्छा नहीं है, लेकिन बुखार आना अच्छी बात है। अगर बुखार आ रहा है, तो मतलब कि हमारी बॉडी जो है किसी पैथोजन के अगेंस्ट लड़ रही होती है। तो अगली बार जो है बुखार को आना बुरा मत बोलना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिपेंड करते हैं कि हमारा मैनिफेस्टेशन कितना सीवियर होगा, कितना खतरनाक होगा। कई बार बोलते हैं ना कि जैसे यार बोलते हैं कि आपका बीमारी जो है इस बार बहुत पहले से भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, पहले से भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मान लो एक बार मेरे को पिछली बार जब ज़ुकाम हुआ था, जब मुझे पिछली बार ज़ुकाम हुआ, तो वो 2-3 दिनों में ठीक हो गया वो ज़ुकाम, है ना? मुझे कॉमन कोल्ड हुआ था, 2-3 दिनों में ठीक हो गया। लेकिन इस बार अब जो ज़ुकाम हुआ है, वो क्या देख रहे हो कि मेरे को जो है 4-5 दिनों बाद वो ज़ुकाम जाके खत्म हुआ, और ज़ुकाम के होने से मुझे तेज़ बुखार भी हो गया, बुखार के होने से मेरी शरीर भी कमज़ोर पड़ गई, मैं बेड पे पड़ा हूँ, मेरा सारा काम रुक गया। तो आप क्या देख रहे हो, ज़ुकाम पहली बार भी हुआ था, अब भी हो रहा है आपको, लेकिन इस बार का ज़ुकाम पहले से अलग है, इस बार कॉमन कोल्ड पहले से अलग है। आपको पता है कॉमन कोल्ड जो है वायरस से होता है, कौन वायरस से? राइनो वायरस के। आपके अगर अंदर आ जाए राइनो वायरस, तो आपको ये बीमारी हो सकती है। अब हो सकता है कि पिछले बार जो आपके अंदर राइनो वायरस आया, वो क्वांटिटी में कम रहा होगा, और इस बार जो राइनो वायरस वायरस आया है, वो ज़्यादा रहा होगा। वही बता रहा है कि कौन-सा बीमारी कितना सीवियर होगा, कितना खतरनाक होगा, ये डिपेंड करता है कि उस डिज़ीज़ वो डिज़ीज़ जिस भी पैथोजन से हो रहा है, उस पैथोजन का नंबर क्या है? अगर मान लो कम क्वांटिटी में आपका वो पैथोजन बॉडी के अंदर आ रहा है, तो आपका वो जो बीमारी होगा बहुत सीवियर, वो तो बहुत माइनर होगा भैया, बहुत ही माइनर होगा, ये अननोटिसेबल, मतलब कई बार जो पता भी नहीं चलता है, आपको जो है कई बार डिज़ीज़ हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कोई बीमारी हमको हुआ है, समझ रहे हो? लेकिन अगर नंबर ज़्यादा हो, उस अगर जो भी आपके अंदर आ रहा है, तो अगर उसका नंबर ज़्यादा हो माइक्रोब्स का, तो आपको जो है वो सीवियर थ्रेट करता है, आपको कई बार जो है लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है, आपकी आपकी जान भी ले सकता है। कई बार देखो ना लोगों को बीमारी इतना बढ़ जाती है कि बेड पे पड़े कमज़ोर होते वो क्या है, अपना शरीर त्याग देते हैं। समझ रहे हो? आगे देखते हैं। अब समझते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। देखो, हम क्या है, जब हमको कोई बीमारी होती है, तो हम ट्रीटमेंट करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, हमको डॉक्टर पिल्स देता है, कुछ इंजेक्शन देता है। तो हम क्या है, ट्रीटमेंट कब करवाते हैं, जब हमको कोई डिज़ीज़ हो गई हो। समझ में आ रहा है? तो ट्रीटमेंट कराने से होगा क्या? ट्रीटमेंट विल रिड्यूस द सिम्पटम ऑफ डिसीज़। तो ट्रीटमेंट कराने से 2 चीज़ें हो सकती है। एक तो हमारा सिम्पटम कम हो जाए, सिम्पटम मतलब लक्षण, जैसे आप क्या दिख रहे हो, जैसे आप देख रहे हो कि आपको एक पर्टिकुलर डिजीज़ हुई है, एक पर्टिकुलर बीमारी हुई है, उससे कि उसके कारण क्या है कि आप बहुत ज़्यादा, आपको आपको जो सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी, जुकाम ज़्यादा हो रहा था, आपको बुखार बहुत तेज़ था, है ना? 110 डिग्री सेल्सियस बुखार था, बेड पे पड़े थे। लेकिन जब डॉक्टर के पास गए, तो आपने क्या देखा कि मेरी जो है वो पहले से कंट्रोल में आ गई है। मेरा जुकाम कम हो गया है, मेरा मेरा बुखार भी कम हो गया है। मतलब कि आपका सिम्पटम्स कंट्रोल में आ गया है, कि उस बीमारी के रिस्पेक्ट में जो भी लक्षण दिख रहा था, छींक आ रहा था, बुखार आ रहा था, शरीर पेन कर रहा था, सब कुछ पहले से कम हो गया। तो कम क्यों हो पाया? चूँकि आपने ट्रीटमेंट करवाया, आपने जो भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने दिए उसको आपने फॉलो करे। समझ में आ रहा है? या ये हो सकता है, लेकिन लेकिन ये सिम्पटम्स जो है ना, सिम्पटम्स कंट्रोल करना पैथोजन को मारने का काम नहीं कर रहा है। मान लो आपका सिम्पटम तो कंट्रोल में आ गया, आपकी पेन पहले से कम हो गया, आपका बुखार पहले से कम हो गया, लेकिन वो पेन या बुखार होने के कारण के पीछे का कारण क्या था कि आपके अंदर जो है कोई पैथोजन आ गया था, लेकिन वो पैथोजन को मारा नहीं गया है। आप जो भी पिल्स वगैरह ले रहे थे ट्रीटमेंट के दौरान, तो उसने क्या किया, पैथोजन को डिस्ट्रॉय नहीं किया। तो हो सकता है कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद फिर से आपको जो है बीमारी फिर से शुरू हो जाए, है ना? आपका पेन वगैरह, आपको बुखार फिर से आ जाए। तो दूसरा दूसरा उपाय क्या है कि मैं जो है पैथोजन को पूरा-पूरा किल कर दूँ। तो पैथोजन को कई बार किल करने के लिए भी क्या है कि हमको जो है कई बार ट्रीटमेंट करवाने पड़ते हैं, ताकि हम क्या करें, परमानेंटली उसको खत्म कर दें। हाँ, लेकिन पैथोजन को किल करने में क्या है, थोड़ा समय लग सकता है। सिम्पटम्स से चलो फटाफट से कंट्रोल में आ गया, लेकिन पैथोजन को अगर किल किल करना है, चूँकि कंप्लीटली मिटाना है हमको, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। समझ में आ रहा है बात? आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। देखो, आपको कोई सी डिजीज़ हुई है, कोई सी बीमारी हुई है, उस बीमारी के कारण आप डॉक्टर के पास गए हो, ट्रीटमेंट करवाए हो, ये सब चीज़ नहीं हुआ होता अगर आप प्रिवेंशन किए होते। प्रिवेंशन मतलब कि आपने पहले से ही सतर्कता बनाई होती, तो मतलब आपने कुछ ऐसे आपके गाइडलाइंस फॉलो किए होते जो कि उस बीमारी को होने ना देते, तो आपको बीमारी नहीं होता।
जैसे अगर मैं बात करूँ कोविड के टाइम में हमारे क्या है, सरकार के द्वारा कुछ गाइडलाइंस आया था ना भैया, कि आपको जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, आपको सैनिटाइजर लगाना है, समझ में आ रहा है? फिर आपको हैंड वॉश करना है लगातार, आपको दूसरों से बातचीत कम करना होगा, मिलना-जुलना कम करना होगा। ये सब गाइडलाइंस हमने फॉलो करा, तो उससे क्या है कि जिसने फॉलो किया वो तो बचे रहेगा, उनको कोविड नहीं हुआ। जिसने फॉलो नहीं किया, इन रू गाइडलाइंस को तोड़ दिया, उनको क्या है कोविड हुआ आगे चल के, और कोविड हुआ तो क्या उनको जो है अस्पताल में भी एडमिट होना पड़ा, ट्रीटमेंट करवाना पड़ा। तो देख रहे हो? तो इसका मतलब मैं क्या दिख रहा हूँ कि ट्रीटमेंट मुझे करवाना पड़ रहा है, डॉक्टर मुझे ये सब क्यों करना पड़ रहा है? डिज़ीज़ मुझे क्यों हुआ? चूँकि मैंने प्रिवेंशन नहीं किया। समझ में आ रहा है? तो देखो एक डिजीज़्ड पर्सन जो होगा, एक डिजीज़ जिसको मान लो बीमारी हो गई है, डिजीज़ पर्सन का क्या होगा? बॉडी फंक्शन डैमेज हो जाता है, और कभी-कभी क्या होता है, कभी भी रिकवर नहीं करता, है ना? ये हो सकता है कि आपकी जो है कोई बीमारी हुई है, आप डॉक्टर के पास गए हो ट्रीटमेंट करवाने, डॉक्टर क्या बोल रहा है कि बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये बीमारी जो है आप पहले आते तो सही होता, अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपके काफ़ी सारे लंग्स व आपके जो है बहुत सारे ऑर्गन्स डैमेज हो गए हैं, ब बॉडी सेल्स डैमेज हो गए, समझ रहे हो? तो मैं तो गारंटी नहीं दे सकता, हो सकता है कि आपकी ये डिज़ीज़ ठीक हो या ना भी हो, डॉक्टर ऐसा बोल देगा, समझ रहे हो? हाँ, आगे देखते हैं। दूसरा देखो, अगर कई बार क्या होता है ट्रीटमेंट में बहुत समय लगता है, ट्रीटमेंट कराओगे तो कई बार जो है महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, तो इससे कारण क्या है कि जिसकी भी ट्रीटमेंट हो रही है, उसको बेड पे पड़ा रहना पड़ता है। क्योंकि जब तक आपको ट्रीटमेंट हो रही हो, तो आपको बेड पे रहना पड़ेगा, अगर वैसे सीवियर केस अगर हुआ तो। तो इससे कारण क्या आपका सारा काम वगैरह रुक जाएगा। लेकिन अगर अगर आपने पहले से ही प्रिवेंशन किया होता, पहले से ही सारे आपने गाइडलाइंस फॉलो किए होते, तो आपको नहीं होता। समझ रहे हो बात? आगे देखो, और कई बार क्या होता है, जिसको इन्फेक्शन हो जाता है, कोई सी अगर बीमारी हो जाती है, तो चांसेस है कि वो बीमारी जो है दूसरों को भी फैल जाए, किसी हेल्दी पर्सन को भी हो जाए। जैसे अगर कोरोना की बात करें, कोविड की, किसी को अगर कोविड हो जाता था, लोग उससे मिलते थे, नहीं मिलते थे। समझ में आ रहा है? उससे मिलना-जुलना पसंद नहीं करते थे, उसे सोशल सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते थे। तो मतलब कि इस क्यों बना रहे हैं? चूँकि उनको पता है कि अगर इनके कॉन्टैक्ट में आएँगे तो हमें भी जो है ये स्प्रेड हो सकता है। समझ में आ रहा है बात? तो अगर आपने पहले से प्रिवेंशन फ़ॉलो किया होता, कुछ मेथड्स ऐसे लिए होते, कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स किए होते, तो आपको नहीं होता डिज़ीज़। अगर आपको डिज़ीज़ नहीं होता तो आपको ट्रीटमेंट भी नहीं करवाना पड़ता। समझ समझ रहे हो? इसलिए हम लोग बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, है ना? क्योर को आप ट्रीटमेंट भी बोल सकते हो, कि प्रिवेंशन जो है वो हमेशा ट्रीटमेंट से या क्योर से बेहतर ही होता है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज, किस-किस तरीके से हम लोग जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। कि जैसे मैंने आपको बताया कि चलो हमको हमें हमें जो है प्रिवेंशन करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। तो आप बोलोगे ठीक है। मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ कोविड होते हुए, मैं चाह रहा हूँ मुझे कोविड ना हो, मैं आज से ही इंपॉर्टेंट प्रिवेंशंस फॉलो करूँगा, गाइडलाइंस फॉलो करूँगा। तो 2 तरीके हैं फॉलो करने के, या तो एक तो जनरल वे है, कि जनरल वे फॉलो करके आप बच सकते हो। दूसरा स्पेसिफिक वे फॉलो करके आप किसी पर्टिकुलर डिजीज़ से बच सकते हो। देखते हैं जनरल वे क्या है। मान लो आपको पता है कि मेरे मोहल्ले में जो है एक पर्टिकुलर टाइप का डिजीज़ है, मान लो अगर वो एयरबॉर्न डिजीज़ हो, आपको पता है कि एयरबॉर्न डिजीज़ क्या होते हैं? ऐसे डिजीज़ जो कि हवा से फैलते हो, कि अगर हवा में वो डिजीज़ चला गया और हवा से क्या है फैलने लगेगा। तो आपको जैसे अगर एग्जांपल लूँ मैं, जैसे कॉमन कोल्ड की बात हो गया ना, सर्दी जुकाम का जो होता है राइनो वायरस, वो आपके एयर से ही फैलता है। अगर ट्यूबरक्लोसिस की बात करें, टीबी, टीबी किससे होता है? ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो हमारी जो है माइकोबैक्टीरियम से होता है। माइकोबैक्टीरियम भी हमारे एयर में स्प्रेड हो जाती है। समझ में आ रहा है? अगर निमोनिया की बात करें, तो ये सब बीमारी आपको हो सकती है अगर आप किसी ऐसे पर्सन के पास हो जो जिसको क्या है एयरबॉर्न डिजीज़ है। समझ में आ रहा है? जिसको एयरबॉर्न डिजीज़ हो, अगर उसने छींका, उसने खाँसा, उसके ड्रॉपलेट्स आपके अंदर चले गए, तो आपको भी हो सकती है बीमारी। तो इसीलिए क्या इनसे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो प्रिवेंशन की बात करें, आप क्या-क्या कर सकते हो? क्राउडेड एरिया से दूर रहो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग की भीड़-भाड़ लग रही है, वहाँ से आप दूर रहा करो। सोशल डिस्टेंसिंग बनाओ, लोगों से थोड़ा मिलना-जुलना कम कर दो, चूँकि अगर मान लो जिससे आप मिल रहे हो, अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन हो, अगर उसने छींका, उसने खाँसा, तो उसके ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, तो उसके भी क्या है वायरस आस-पास फैल जाएँगे। आपने उसको इन्हेल कर लिया, तो चांसेस है आपको भी जो है जो मैंने दिखाया ये सब, कॉमन कोल्ड वगैरह दिखाया मैंने, ट्यूबरक्लोसिस दिखाया, वो सब भी आपको हो सकते हैं आगे चल के, समझ रहे हो? मास्क को रेगुलरली लगाया करो। आपको पता है मास्क का इम्पोर्टेंस तो लोगों को बहुत ज़्यादा पता चल ही गया कोविड के टाइम में, तो मास्क वगैरह भी लगाने से क्या है कि हम एयरबॉर्न डिजीज़ से बच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हम प्रिवेंशंस देख रहे हैं कि हम ये सब चीज़ें फ़ॉलो करेंगे पहले से ही, तो हमें डिज़ीज़ नहीं होगा, और अगर डिज़ीज़ नहीं होगा तो हमें ट्रीटमेंट भी नहीं कराना पड़ेगा, समझ रहे हो? दूसरा देखते हैं कि वाटर बॉर्न डिज़ीज़। अब वाटर बॉर्न डिज़ीज़ ऐसे होते हैं जो कि पानी से फैलते हैं, है ना? कि जैसे अगर मान लो मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, यहाँ पे कोलेरा देख रहे हो, कोलेरा है, टाइफॉइड है, हेपेटाइटिस ए है। कोलेरा की बात करें तो ये किससे फैलता है? ये फैलता है एक वायरस से जिसका नाम है विब्रियो कॉलेराe। टाइफॉइड की बात करें, ये फैलता है एक वायरस से जिसका क्या नाम है, ये टाइफॉइड का जो वायरस है, कोलेरा का वायरस है, इनके फैलने से वो हो सकता है। समझ में आ रहा है? टाइफॉइड का वायरस होता है सैल्मोनेला टाइफाई। क्या नाम है उसका? सैल्मोनेला टाइफाई। तो अगर ये सब अगर पानी में हो और उस पानी को मान लो आपने पी लिया, या किसी भी तरीके से आपके कॉन्टैक्ट में अगर आ गया वो पानी, तो आपके अंदर चला जाएगा वो पर्टिकुलर डिज़ीज़ आपके शरीर के अंदर चला जाएगा, और आपके अंदर चला गया तो आपको फिर क्या होगा? ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, और ट्रीटमेंट में बचोगे कि नहीं बचोगे, चांस कम ही है। समझ में आ रहा है बात आपको? तो इसलिए क्या करना पड़ेगा हमको, वाटर बॉर्न डिज़ीज़ ना हो, इसके लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं कि आप साफ पानी पियो भैया, है ना? कि आप क्लीन वाटर को पिया करो, अपने आस-पास जो है हाइजीन मेंटेन किया करो, अपने हाथ को प्रॉपर्ली धुआ करो, है ना? कि खाने के पहले, खाने के बाद हाथ को सही से धोया करो, हाथ को सैनिटाइज़ किया करो। तो ये सब
कुछ तरीके हैं जिनसे कि आप वाटर बॉर्न डिजीज से होने से बच सकते हो, पहले से ये सब फॉलो करके। समझ में आ रहा है बात? आगे देखते हैं। अब देखते हैं तीसरा हमारा वेक्टर बॉर्न डिजीज है। आपको शायद पता होगा, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर हमारे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स या कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन को, किसी पर्टिकुलर पैथोजन को इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में लेके जाए। जैसे मॉस्किटो की बात करें, हमको जो मलेरिया होता है, या अगर डेंगू की बात करें, मलेरिया डेंगू, तो ये सब क्यों होता है? मच्छर के काटने से। अब बेसिकली मच्छर ने पहले क्या है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटा होगा, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटा होगा, उसको काटने से क्या है, अगर मलेरिया की बात करें, उसको काटने से क्या होता है, एक प्लाज्मोडियम नाम का हमारा होता है, प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है, तो वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर आ जाता है। और जब वो मॉस्किटो किसी दूसरे को काटती है, किसी हेल्दी पर्सन को, तो उसके खून में चला मिल जाता है वो, और फिर उसको ये मलेरिया हो जाता है। भैया समझ में आ रहा है? तो मलेरिया डेंगू से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखो, आप क्या करो, अपने आसपास जो है साफ पानी रखा करो अपने आसपास, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम पानी को कलेक्ट करेंगे, अगर हमारे पास मान लो अगर पानी अगर स्टैग्नेंट पड़ा हो, स्टैग्नेंट मतलब क्या, कि पानी थीमा हुआ है, पानी मूव नहीं कर रहा है, स्टैग्नेंट अगर पड़ा है, चाहे गंदा हो या साफ हो, फर्क नहीं पड़ता है उसमें। क्या है, क्योंकि जितने मॉस्किटोज होते हैं, अलग अलग टाइप के मॉस्किटोज होते हैं हमारे, बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर एडिस मॉस्किटो की बात करें, क्यूलेक्स की बात करें, एनोफिलिस की बात करें, बहुत सारे होते हैं भैया। तो मॉस्किटो क्या करते हैं ना, कि पानी में ब्रीड करते हैं। ब्रीड मतलब क्या, अंडा देना। तो अपने अंडे जो है वो पानी में ही देते हैं। तो अगर आपने पानी ऐसे खुला छोड़ दिया, पानी को जमा होने दिया, तो उसमें क्या है, अपने अंडे देंगे, और उस अंडे में से फिर और मॉस्किटो निकलेंगे, और चांसेस है कि अगर और मॉस्किटो बनेंगे तो मलेरिया होने का खतरा, फिर डेंगू होने का खतरा और बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए क्या है कि मलेरिया डेंगू अगर आपको नहीं होना है, अगर चाहते हो कि इससे बचे रहो, तो पहले से ये सब फॉलो करो भैया, गाइडलाइंस को। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वैक्सीनेशन क्या होता है। अब देखो, अब देखो वैक्सीनेशन मतलब टीका। बेसिकली आपने सुना है कि लोग टीका लगवाने जा रहे हैं, बोलते हैं भैया टीका लगवाने जा रहे हैं, टीका लगवाने जा रहे हैं। तो देखो, हम टीका या वैक्सीनेशन तब नहीं लगाते हैं जब हमको कोई डिजीज हो गई हो, बल्कि ये इसलिए लगाते हैं ताकि हमको डिजीज ही ना हो। समझ में आ रहा है? तो इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमको डिजीज हो ही ना। तो आपने देखा होगा कि बचपन में जो है कई सारे ऐसे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स वगैरह रन होते हैं, जिसमें कि क्या सरकार अपने अपने खर्चे पे क्या करती है, कि बच्चों को जो है वैक्सीन दिलवाती है, टीका दिलवाती है। तो देखो, जैसे अगर बात करें पोलियो की, बात करें, अगर मान लो किसी को पोलियो का टीका पड़ गया है, पोलियो का टीका पड़ गया है, तो उसको पोलियो होगा ही नहीं आगे चल के। लेकिन किसी ने अगर पोलियो का टीका नहीं लिया है, पोलियो का वैक्सीनेशन नहीं लिया है, तो उसको पोलियो हो सकता है ना? अगर स्मॉल पॉक्स की बात करें, स्मॉल पॉक्स जो है आज से बहुत पहले समय तक क्या है, बहुत पहले तक जो है स्मॉल स्मॉल पॉक्स बहुत चर्चा में था, मतलब बहुत लोगों को बहुत तेजी से फैल रहा था। लेकिन अब क्या है, स्मॉल पॉक्स आप नहीं सुनते हो। स्मॉल पॉक्स बेसिकली क्या होता है, वो जो है चिकन पॉक्स की तरह होता है। लोग को बोलते हैं ना कि इसके शरीर में जो है, इसके शरीर में इसको माता हो गया, माता हो गया, लोग बोलते हैं ना ऐसे करके, आपके शरीर में फुंसे ऐसे दाने दाने हो जाते हैं, बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं, उस तरीके का हमारा एक स्मॉल पॉक्स होता है। तो अब ये लोगों को नहीं होता है स्मॉल पॉक्स, क्योंकि लोग जो है अपने बच्चों को बचपन से ही जो है ये इसका जो है वो टीका दे देते हैं। किसका टीका? स्मॉल पॉक्स वाला टीका। अब देखो, टीका देने का मतलब क्या? बोलोगे सर टीका दे रहे, टीका दे रहे हैं, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कि किसी डेड या वीकेंड पैथोजेन को उसके बॉडी में डाल रहे हैं। जैसे मान लो, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे पोलियो ना हो, और मैंने सुना है कि कहीं पे कैंप लगा है, वहां पे पोलियो का टीका दिया जा रहा है, तो इसका ये मतलब है कि वहां के लोग क्या कर रहे हैं, अगर वहां के लोग क्या कर रहे हैं, कि आपके बॉडी में पोलियो जिस भी वायरस से या जिस भी पैथोजन से होता है, वो पर्टिकुलर पैथोजन आपके बॉडी में डाल रहे हैं। लेकिन वो पैथोजन जो होगा, या तो डेड होगा या वीकेंड होगा। समझ रहे हो? या तो डेड पैथोजन होगा या वीकेंड होगा। तो उसके डालने से होगा क्या? उसके डालने से होगा ये, कि आपकी बॉडी की जो डिफेंस सिस्टम होगी, वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी। डिफेंस सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करेगी, और उसको जो है, एक बार जब रिकॉग्नाइज कर लिया, तो अगली बार जब आपको पोलियो का वायरस अटैक करेगा, अगली बार जब अटैक करेगा पोलियो का वायरस, तो फट से क्या है, कि आपकी चूंकि एंटीबायोटिक्स जो आपकी जो बॉडी की डिफेंस सिस्टम होगी, बहुत बहुत पहले से मजबूत हो गई होगी, पहले स्ट्रांग हो गई होगी, तो उसको फटाफट से जाके खत्म कर देगी। समझ में आ रहा है? लेकिन आपने अगर टीका नहीं लगवाया हो पोलियो का, और उसके बाद अगर आपके अंदर पोलियो का वायरस आ जाए, तो आपको क्या चांसेस है कि आपको पोलियो हो जाएगा। क्योंकि क्या है ना, कि एंटीबायोटिक्स जो है होता है, अगर मैं एंटीबॉडीज की बात करूं बेसिकली, तो एंटीबॉडीज को बनने में थोड़ा समय लगता है। तो जैसे आपने हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, वीक क्यों डाल, आप लोग ऐसा डेड हम लोग क्यों डाल रहे हैं, हम लोग वीक पैथोजन क्यों डाल रहे हैं? अरे अगर कमजोर पैथोजन नहीं डालेंगे, या मरा हुआ पैथोजन नहीं डालेंगे, तो आपको तो उसी उसी समय पोलियो हो जाएगा ना। आपको तो टीका लगवाने गए किस लिए? पोलियो होने के लिए। समझ में आ रहा है बात आपको? तो वीक वाला डाल रहे हैं, कमजोर डाल रहे हैं, कि आपके शरीर को भैया अफेक्ट भी नहीं करे, और आपके जो है डिफेंस सिस्टम, आपका बॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर ले, और रिकॉग्नाइज करने के बाद आपका बॉडी क्या करे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर ले उसके अगेंस्ट। तो अब जब भी हमारा पोलियो का वायरस आएगा, तो पोलियो आपको अब नहीं होने वाला है। समझ रहे हो बात? जैसे हम लोग भी क्या करते थे कोरोना के टाइम में, कोविड के टाइम में, वैक्सीन लेते थे ना, जाते थे वैक्सीन लेने। तो वैक्सीन क्यों लेते थे? क्योंकि कोविड के जैसा ही वायरस जो है हमारे अंदर, वीकेंड वायरस या डेड वायरस डाल दिया जाता था, ताकि अगली बार हमको अगर बॉडी के अंदर कोरोना वायरस आ भी जाए, तो हमारे तो बॉडी बनी रहेगी, पहले से हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बना होगा, एंटीबॉडीज को फट से आगे मार मार के खत्म कर देंगे।
बात जब मैं आपको आगे देखते हैं। अब देखो ये वैक्सीनेशन जो है ना, जो मैंने टीका की बात किया, ये टीका हर बीमारी के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको हर बीमारी के लिए टीका देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया, टिटनस का बात किया, पता ना टिटनस क्या होता है? टिटनस एक ऐसी बीमारी है जो कि तब फैलता है कि मान लो अगर एक लोहा पड़ा, एक लोहे में जंग लगा हुआ है, और उस जंग वाला लोहा अगर मान लो कहीं पे अगर आपको कट गया हो, कहीं पे अगर कहीं पे कटा हुआ, अगर वहां से खून निकल रही हो और उधर आपको वो पड़ गया हो, एक लोहे में जंग लगा है और वो अगर आपके यहाँ कांटेक्ट में आ गया उस खून से कटे हुए एरिया से, तो उसमें एक होता है एक तरीके का बैक्टीरिया जो कि आपके अंदर आ जाता है, जिससे कि आपको टिटनस की बीमारी होती है। समझ में आ रहा है आपको? तो टिटनस से बचने के लिए फिर यहाँ पे डिप्थीरिया का बात किया गया है, कफ की बात किया गया, मीसल्स, पोलियो, इन सब से बचने के लिए क्या है कि वैक्सीन बनाए गए हैं। समझ में आ रहा है? तो वैक्सीन बनाने से क्या है कि वैक्सीन अगर हम ले लेंगे तो हम इन सबसे बच सकते हैं। देखो कई बार जैसे मैंने बताया आपको, जैसे क्या होता है ना कि पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, सरकार जो है अपने खर्चे पे पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम कंडक्ट करती है, जिसमें कि बच्चों को जो है पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चों को अलग अलग टाइप का उनको वैक्सीन दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जितना दिख रहा है आपको टिटनस, पोलियो, मीसल्स, कफ, यहाँ पे डिप्थीरिया, सबका वैक्सीन मिल जाएगा। हो सकता है कुछ का मिले, कुछ का नहीं मिले, सरकारी खर्चे पे, और बाकी का नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आपको लेकिन उनको दिलवाना है टीका, वो सबका भी दिलवाना चाहते हो, तो अपने खर्चे पे दिलवाओ भैया, प्राइवेट अस्पताल में जाके दिलवा लो। लेकिन अगर आपको सरकारी में दिलवाना है तो चांसेस कम ही है कि सबका मिल जाएगा आपको। बात समझ में आ रहा है आपको? आगे देखो यहाँ पे अगर बात करें जॉन्डिस की, बेसिकली उसको हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। आपको पता है कि जॉन्डिस के तीन तीन टाइप होते हैं भैया। जॉन्डिस क्या होता है? जॉन्डिस में हमारा शरीर जो है पूरा पीला पड़ जाता है। जॉन्डिस बीमारी होने से जो अंदर जो आ रहा होता है पैथोजन, वो क्या करता है, आपके लीवर को अटैक करता है, और लीवर को इतना कमजोर कर देता है कि आपका शरीर जो है पीला पड़ जाता है। समझ में आ रहा है? तो अब ये भी तीन टाइप के होते हैं जॉन्डिस। एक होता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। तो जो हेपेटाइटिस ए होता है ना, उसका वैक्सीन तो बन गया है, मार्केट में उसका वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी का वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। समझ में आ रहा है बात आपको? तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं है? तो अवेलेबल नहीं है, हेपेटाइटिस ए का ही बस वैक्सीन बना हुआ है। बात समझ में आ रहा है आपको? और देखो पूछो कि वैक्सीन हमको दिया कैसे जाता है? दो तरीके हैं देने का। या तो आपको ओरली दे दे, ओरली मतलब क्या, मतलब जो जो बच्चा गया है वैक्सीन लेने, या तो उसके मुंह से ही डाल दे ड्रॉप ऐसे करके, तो ये होता है ओरली। या दूसरा हो सकता है कि इंजेक्शन के थ्रू क्या करे, उसको दवाई जो है बॉडी में इंजेक्ट कर दे, तो या तो इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर देगा, या उसको ओरली जो है उसको टीका पड़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इम्यूनाइजेशन क्या होता है। आज का लास्ट टॉपिक है हमारा। देखो आपको लग रहा होगा कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन एक ही है, एक ही नहीं है। इसमें एक पतला सा लाइन है, छोटा सा गैप है। वो क्या कि आपने क्या देखा कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ना मतलब क्या कि अब आपकी बॉडी जो है किसी भी फॉरेन पार्टिकल से, आपके बॉडी में जो भी पैथोजन आ रहा है उससे अच्छे से लड़ पा रहा है और शक्ति से लड़ पा रहा है। तो हम बोलेंगे कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ गई है। बॉडी की इम्यूनिटी क्यों बढ़ी है? क्योंकि आपने वैक्सीन लिया है। समझ में आ रहा है? तो वैक्सीन लेने के कारण आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ गई, आपका बॉडी और अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, पैथोजन से लड़ पा रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कि इसको ही हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। समझ रहे हो कि बॉडी जो है अब रेजिस्टेंट हो गया है, हमारी बॉडी जो है किसी भी डिजीज से लड़ पाती है। तो वैक्सीनेशन का मतलब होता है सिंपल वैक्सीन लेना, सिंपल वैक्सीन लेना कि दवा हमारे अंदर आ गया है बॉडी में। अब वो दवा क्या कर रहा है कि उस वैक्सीन के आने में, वैक्सीन अगर हमारे बॉडी में आ गया तो उसके रिस्पेक्ट में हमारी बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना, हमारा बॉडी और मजबूत होना पहले से, तो बॉडी हमारा रेजिस्टेंट हो गया है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। समझ रहे हो? तो ये छोटा सा लाइन होता है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के बीच में। लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। हमने काफी कुछ आज देख लिया। लेक्चर अगर पसंद आया हो तो शेयर करना भूलना नहीं, सारे दोस्तों तक पहुंचाओ लेक्चर को। और कोई भी दिक्कत अगर आपको आती हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन कर दूं डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आ जाना। मिलते हैं फिर, बहुत बहुत धन्यवाद।